हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल स्टडी विद जेनी। आज मैं आप लोगों के लिए हिस्टोरियोग्राफी से रिलेटेड 22 वीडियो लेक्चर लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। ये वीडियो लेक्चर हमारा अबुल फजल के ऊपर होने वाला है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों के लिए एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात शेयर करना चाहूँगी। आप मेरे चैनल स्टडी विद जेनी के ऊपर हिस्टोरियोग्राफी, फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी वीडियो लेक्चर्स हैं वो एक जगह जाकर देख सकते हैं मेरे चैनल स्टडी विद जेनी पर। और साथ ही साथ अपने अदर फ्रेंड्स के साथ भी मेरी वीडियोज़ को शेयर करें ताकि मेरी की हुई जो मेहनत है वो सफल हो सके। और साथ ही साथ ये बताना चाहूँगी, जो वीडियो लेक्चर्स हैं ये आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर, यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए, एमएसटी के लिए और साथ ही साथ MHI 03 इग्नू के अंदर एक कोर्स कोड चलता है उसके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ने से पहले आप मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। जो लोग मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं वो मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ मेरी वीडियोज़ को अदर फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। और जो लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं उन लोगों का बहुत बहुत थैंक्स। और जिन लोगों की कुछ क्वेरी हो या कोई डाउट्स हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। विदाउट वेस्ट टाइम लेट्स स्टार्ट वीडियो। अबुल फजल क्या एक महान हिस्टोरियन होते हुए साथ साथ में क्या है एक स्कॉलर भी थे। इनका जन्म आगरा में 14 जनवरी 1551 ईस्वी में हुआ था। अबुल फजल का पूरा नाम अबुल फजल इबन मुबारक था। वे अकबर के नवरत्नों में से एक थे और इनके पूर्वज खुरासन के रहने वाले थे जो कई पीढ़ियों पहले ही भारत में आकर बस गए थे। इनके पिता का नाम शेख मुबारक था और ये क्या है नागौर राजस्थान के अंदर सदा के लिए बस गए थे। अबुल फजल जन्म से अधिक बुद्धिमान होने के कारण उसने अपनी आयु के 15 वर्षों में ही अपनी शिक्षा थी वो पूर्ण कर ली थी। 20 वर्ष की आयु में अपनी जीविका चलाने के लिए उन्होंने अध्यापन के रूप में अध्यापक का कार्य शुरू किया। फैजी अबुल फजल के बड़े भाई थे। इन्होंने ही अबुल फजल का परिचय अकबर से करवाया था और अकबर इनकी बुद्धिमत्ता से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ था और उनकी बुद्धिमत्ता से प्रभावित होने के कारण अकबर ने उसे अपने राज दरबार में विभिन्न पदों पर नियुक्त किया। 1575 में अकबर दरबार में अबुल फजल ने प्रवेश किया और साथ ही साथ उन्होंने अपने आप को एक बड़ा कूटनीतिक और एक राजनीतिक सिद्ध किया और आखिरकार वो प्रधानमंत्री वजीर आलम के उच्च पद पर पहुंच गया था। अकबरनामा के लेखक अबुल फजल का पालन पोषण मुगल राजधानी आगरा में हुआ था। वह अरबी, फारसी, यूनानी दर्शन और साथ ही साथ सूफीवाद में भी बहुत ही निपुण था क्योंकि उनके पिता जो शेख मुबारक थे उनके वो सूफीवादी विचारधारा से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। उनके विचारों का सबसे ज़्यादा प्रभाव अबुल फजल के ऊपर भी पड़ा था जिससे लगातार दकियानुसी उल्मा के विचारों का उन्होंने अपोजिशन किया, विरोध किया। तो उन्होंने जो उल्मा के विचारों का विरोध क्यों किया, क्योंकि ये एक लिबरल थॉट्स के धनी थे। इस कारण से ये रूढ़िवादी विचारधाराओं का विरोध करते थे। इन गुणों से अकबर उनसे बहुत प्रभावित हुआ। उसने अबुल फजल को अपना एक सलाहकार और नीतियों के प्रवक्ता के रूप में बहुत ही उपयुक्त समझा। दरबारी इतिहासकार के रूप में अबुल फजल ने अकबर के शासन से जुड़े विचारों को न केवल आकार दिया बल्कि उनको स्पष्ट रूप से व्यक्त भी किया था। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताऊंगी कि जो मेरा चैनल स्टडी विद जेनी है, हिस्टोरियोग्राफी के अलावा 12th क्लास हिस्ट्री से रिलेटेड वीडियोज और मैं आप लोगों के लिए हिस्ट्री से रिलेटेड मिडिवल पीरियड की एक न्यू सीरीज शुरू की है। आप मेरे चैनल पर वो जाकर देख सकते हैं। अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं। अबुल फजल क्या है, चित्रकारी को बहुत ही सम्मान देता था। उसे वो चित्रकला को क्या है एक स्टडी और मनोरंजन दोनों का साधन मानता था और इस कला को हर संभव प्रोत्साहन देता रहता था। अकबर का दरबारी इतिहासकार अबुल फजल बादशाह को यह कहते हुए उद्धत करता है कि कई लोग ऐसे हैं कि जो चित्रकला से घृणा करते हैं, उससे हेट करते हैं। ऐसे व्यक्तियों को मैं डिसलाइक नापसंद करता हूँ। मुझे लगता है कि कलाकार के पास खुदा को पहचानने का सबसे
सब बेजोड़ तरीका है। तो ये किसका कहना है? अबुल फजल का। तो ये क्या है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब हम देखेंगे कि जो अबुल फजल ने आदर्श राज्य के लिए कौन कौन से सिद्धांत बताए हैं। तो फर्स्ट है सामाजिक अनुबंधन। सामाजिक अनुबंधन मीन्स सोशल कॉन्ट्रैक्ट के रूप में न्यायपूर्ण प्रभुसत्ता। अबुल फजल ने प्रभुसत्ता को एक सामाजिक अनुबंधन के रूप में परिभाषित किया है। वह कहता है कि जो बादशाह है अपनी प्रजा के लिए 4 सत्वों की रक्षा करता है। फर्स्टली उसके जीवन मतलब उसके जन से, धन उसके माल से, थर्डली उसके सम्मान से, और फोर्थ उसके सम्मान और दीन से। तो इन सब चीज़ों की रक्षा करते हुए एक राजा क्या करता है, उन लोगों से बदले में टैक्स भी लेता है, प्रोटेक्शन टैक्स लेता है। नेक्स्ट अबुल फजल ने कहा है कि जो देवीय प्रकाश मीन्स ईश्वरीय प्रकाश, देवी मीन्स डिवाइन, राजा को संप्रेषित होता है। वो कहता है कि राजा अपनी प्रजा के लिए क्या है, एक ईश्वर का प्रतिरूप है, एक ईश्वर का प्रतिनिधि है, इसलिए उसे अपनी प्रजा के आध्यात्मिक मार्गदर्शन का स्रोत बन जाता है। उसे क्या अपनी जो जनता है उसका मार्गदर्शन अच्छे से करना चाहिए। थर्डली सुलह एक कुल एकीकरण का स्रोत, सभी तरह की शांति और स्थायित्व का स्रोत के रूप में बादशाह सभी धार्मिक और निर्जातीय समूहों के ऊपर होता था, इनके बीच मध्यस्थता करता था, यह सुनिश्चित करता था न्याय और शांति बनी रहे। अबुल फजल ने सुलह एक कुल का क्या मीन्स है, पूर्ण रूप से शांति के आदर्श को प्रबुद्ध शासन की आधारशिला बताता है। सुलह एक कुल में यूं तो सभी धर्मों और मतों को अभिव्यक्ति थी, स्वतंत्र अभिव्यक्ति थी, मतलब कोई भी व्यक्ति अपने धर्म से रिलेटेड अभिव्यक्ति कर सकता था, किसी भी धर्म को मतलब किसी भी धर्म को अपना सकता था। सेकुलर स्टेट की यहाँ पर बात की गई है, और कोई भी किसी भी धर्म को, एक दूसरे के धर्म को किसी भी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाएंगे, और साथ में ही आपस में नहीं लड़ेंगे। तो यही क्या था, सुलह एक कुल था, अबुल फजल के द्वारा बताया हुआ रास्ता था। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। अबुल फजल ने एक विद्वान तथा इतिहासकार के बतौर उनकी 2 महान कृतियां थी, एक था अकबरनामा और दूसरी थी आइन ए अकबरी। अब हम फर्स्टली देखेंगे इसके अंदर अकबरनामा को। अकबरनामा क्या है, 1589 से शुरू कर अबुल फजल ने अकबरनामा पर 13 वर्षों तक कार्य किया। इस ड्यूरेशन पीरियड में उन्होंने उनके अंदर कई सुधार किए। अकबरनामा इतिहास की घटनाओं के वास्तविक विवरणों और साथ ही साथ शासकीय दस्तावेजों तथा जानकार व्यक्तियों के मौखिक प्रमाणों को विभिन्न प्रकार के साक्ष्यों पर बेस्ड है। तो अकबरनामा के अंदर कौन कौन से इवेंट्स हैं, इतिहास से रिलेटेड इवेंट्स दिए गए हैं, जो रियलिटी थी उस टाइम क्या है, जो रूलर्स थे उनके डॉक्यूमेंट्स से जानकारियां कलेक्ट करके और ओरली लोगों से बातचीत करके उनसे कुछ एविडेंस लेकर उन सब के बेस के आधार पर उन्होंने अकबरनामा तैयार किया। किसके कहने पर, अकबर के कहने पर अबुल फजल ने अकबरनामा तैयार किया था। अकबरनामा को 3 जिल्दों या 3 वॉल्यूमों में विभाजित किया गया है, जिनमें से प्रथम 2 तो क्या है, इतिहास के रूप में दर्ज है, और तीसरी जिल्द है आईने अकबरी। इसके बारे में भी हम आगे विस्तार से जानेंगे। तो फर्स्टली जो खंड था उसके अंदर बाबर और हुमायूं सहित अकबर के जो पूर्वज हुए हैं उनके 30 वर्ष का विवरण दिया गया है। सेकेंडली जो खंड था उसके अंदर जो कालक्रमानुकल जो क्रॉनिकल ऑर्डर होता है हिस्ट्री का, मतलब ए स्टेप बाय स्टेप अकबर के शासनकाल की प्रथम 4600 वर्षों की सर्वांगीण विवेचना को समर्पित है, या अकबर के 46वें वर्ष का जो लेखा जोखा है इसके अंदर लिखा गया, और 1601 पर यह अकबरनामा खत्म होता है। जो थर्ड जिल्द है या थर्ड वॉल्यूम है उसको आईने अकबरी के नाम से
जाना जाता है। जैसे ही इसका अकबरनामा 1601 में ख़त्म होता है, उसके अगले ही वर्ष 1602 में अबुल फजल की हत्या कर दी जाती है। किसके द्वारा? राजकुमार सलीम मिस जहांगीर, जो अकबर का बेटा था, इसके लिए षड्यंत्र तैयार करता है, क्योंकि उसे क्या है, वो अपनी आने वाली लाइफ में एक रोड़ा नजर आता है, तो उसको एक रास्ते से हटाना चाहता है। इस प्रकार से वीर सिंह बुंदेला द्वारा उनकी हत्या कर दी जाती है। तो किसके द्वारा हत्या कर दी जाती है? अबुल फजल की वीर सिंह बुंदेला द्वारा। तो ये भी एग्जाम के पॉइंट व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अकबरनामा का लेखक राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ साथ विवरण देने के पारंपरिक ऐतिहासिक दृष्टिकोण से लिखा गया है। इसके साथ ही तिथियों और समय के साथ होने वाले जो बदलावों का उल्लेख अकबर के साम्राज्य के भौगोलिक, सामाजिक, प्रशासनिक और सांस्कृतिक सभी पक्षों का विवरण प्रस्तुत किया गया है। आईने अकबरी में मुगल साम्राज्य को हिंदुओं, जैनों, बौद्धों और मुसलमानों के भिन्न भिन्न आबादी वालों तथा मिश्रित सांस्कृतिक वाले साम्राज्य के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो इससे हमें ये पता चलता है अकबरनामा से कि जो अकबर था वो क्या है, मोस्टली धर्मों को क्या है, समान मानता था। सभी धर्मों को वो समानता की दृष्टि से देखता था, सभी धर्मों का वो आदर करता था। अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं। अबुल फजल की भाषा कैसी थी? अलंकृत थी। इस भाषा के पाठों को ऊंची आवाज में पढ़ा जाता था, तो इस भाषा में लय तथा कथन शैली को भी बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती थी। इस भारतीय फारसी शैली को दरबार का संरक्षण मिला। तो मुगलों की जो दरबारी भाषा कौन सी थी? 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन यहाँ पर बहुत जरूरी हो जाता है, फारसी भाषा थी। अबुल फजल का एक शिष्य था जिसका क्या नाम था? अब्दुल हमीद लाहौरी था। उसने कौन सा ग्रंथ लिखा था? बादशाहनामा लिखा था। इनकी योग्यताओं के बारे में बातें सुनकर जो बादशाह शाहजहां, तो बादशाहनामा किसके ऊपर लिखी गई है? शाहजहां के ऊपर। और अकबरनामा किसके ऊपर लिखी गई है? अकबर के टाइम पीरियड के ऊपर। उसे अकबरनामा के नमूनों पर अपने शासन का इतिहास लिखने के लिए नियुक्त किया गया। बादशाहनामा भी क्या एक सरकारी इतिहास है। इसके भी 3 जो वॉल्यूम है, सेम उसी पैटर्न पर लिखा गया है जो अकबरनामा लिखा गया था। प्रत्येक जो वॉल्यूम है 10 चंद्र वर्षों का ब्यौरा देती है। लाहौरी ने बादशाह के शासन काल, जो टाइम पीरियड रहा शाहजहां का 1627 से 1647 के पहले 2 दशकों पर पहला व दूसरा वॉल्यूम लिखा था। इन जिल्दों के बाद शाहजहां के वजीर सादुल्ला खान ने इसके अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट किए थे, सुधार किए थे। तो शाहजहां के वजीर का क्या नाम था? सादुल्ला खान, जिसने क्या है, बादशाहनामा के अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट किए। बुढ़ापे की आवश्यकताओं की वजह से लाहौरी ने तीसरा वॉल्यूम नहीं लिख पाए थे। और इसके बाद जो तीसरा वॉल्यूम किसने लिखा? जो हिस्टोरियंस वॉरिस था, उसने बादशाहनामा को पूरा किया। अकबरनामा और बादशाहनामा में संपादित पाठांतरों सबसे पहले एसोसिएटिक सोसाइटी द्वारा 19वीं शताब्दी में प्रकाशित किए गए। तो ऐसा एसोसिएटिक सोसाइटी का क्या काम होता था? ये अंग्रेजों द्वारा बनाई गई एक सोसाइटी थी। यहाँ पर क्या है, बुक्स वगैरह पब्लिश होती थी। और वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद 20वीं शताब्दी के अंदर हेनरी बेब्रिज द्वारा अकबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद किया गया। तो यहाँ भी हमारे लिए क्वेश्चन बन जाता है कि जो अकबरनामा, उसका अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? तो हेनरी बेब्रिज ने। अबुल फजल की आईने अकबरी के बारे में पढ़ेंगे हम। आईने अकबरी आंकड़ों के विवरण और एक बहुत बड़े ऐतिहासिक और प्रशासनिक परियोजनाओं का नतीजा है। इसका जिम्मा बादशाह अकबर के हुक्म पर अबुल फजल ने उठाया था। अकबर के शासन के 42वें वर्ष में 1598 में इसके अंदर 5 संशोधन किए गए। उसके बाद इसे पूरा किया गया। जो आईने अकबरी के अंदर कितने संशोधन किए गए? 5 संशोधन किए गए और जब जाकर इसको पूर्ण किया गया। आइन मीन्स यहाँ पर आईने अकबरी। आइन कई मसलों पर विस्तार से चर्चा करती है, जैसे उस टाइम के दरबार की, वहाँ उस टाइम क्या है, किस प्रकार का एडमिनिस्ट्रेशन था, प्रशासन था, उस टाइम मिलिट्री कैसी थी उसका,
ऑर्गेनाइजेशन कैसा था, उसका संगठन कैसा था, उस टाइम राजस्व के स्रोत कौन कौन से होते थे, किन किन सोर्सेज से टैक्स लिया जाता था, लोगों से रिवेन्यू लिया जाता था, और अकबरी साम्राज्य के प्रांतों का जो ज्योग्राफी और लोगों की जो हिस्टोरिकल, साथ ही साथ कल्चरल, साथ ही साथ जो रिलीजियस कस्टम्स किस प्रकार के थे, किस प्रकार के रीति रिवाज थे, उन सब के बारे में आईन अकबरी बताती है। अकबर की सरकार के तमाम जो डिपार्टमेंट्स होते थे उस टाइम, जितने भी प्रांतों को मुगल काल में सूबे कहा जाता था, के बारे में जानकारी देने के लिए क्या है, आईन अकबरी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। आईन अकबरी के शासन के दौरान मुगल साम्राज्य के बारे में सूचनाओं की खान कहा जा सकता है। आईन अकबरी 5 भागों का संकलन है, जिसमें पहले 3 भाग क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में विवरण देते हैं, अकबर के प्रशासन के बारे में बताते हैं। मंजिल आबादी के नाम से पहली किताब है जो आईन अकबरी की, वो क्या है, मंजिल आबादी के नाम से जानी जाती है। इसके अंदर जो रॉयल परिवार है, उसके घर परिवार, उसके रख रखाव, उनसे संबंध रखती है, ताल्लुक में संबंध रखती है। दूसरा भाग है वो सिपाही आबादी, सैनिक और नागरिक प्रशासन और नौकरों की जो व्यवस्था थी उसके बारे में। इस भाग में शाही अफसरों, मनसबदारों, विद्वानों, कवियों और जो भी आर्टिशियंस, कलाकार लोग थे, उनकी संक्षिप्त जीवनी हमें आईन अकबरी के दूसरे भाग में मिलती है। जो तीसरा भाग था, मुल्क आबादी के नाम से जाना जाता था, वह भाग जो साम्राज्य के वह प्रांतों के वित्तीय पहलुओं और जो रेवेन्यू की जो दरें थी उनके आंकड़ों के बारे में विस्तृत जानकारी देती है। और बाद के जो 12 जो प्रांत थे, सूबे थे, उनके बारे में ये बयान देती है, जिसमें सूबों और उनकी तमाम जो प्रशासनिक व वित्तीय इकाइयां थी, सरकार, परगना और महल के भौगोलिक, स्थलाकृतिक और उनके आर्थिक रेखा चित्र भी शामिल है। तो इन सब के बारे में जो तीसरी बुक है जिसका नाम क्या है, मुल्क आबादी है, वो सब के बारे में विवरण देती है। सूबा स्तर की विस्तृत जानकारी देने के बाद आईन हमें सूबों के नीचे इकाई सरकारों के बारे में विस्तार से बताती है। ये सूचनाएं तालिकाबद्ध तरीके से दी गई हैं। हर तालिका में 8 खाने हैं जो हमें निम्नलिखित सूचनाएं देते हैं। फर्स्टली है परगना, महल के बारे में बताती है। दूसरा किला। तीसरी अराजी और जमीन ए पाइमूद में मापे गए इलाकों के बारे में बताती है। फोर्थ नगद निर्धारित जो रेवेन्यू है उसके बारे में। फिफ्थ है जो सयूरगुल मिस दान में दिया गया जो रेवेन्यू का जो अनुदान था उसके बारे में बताती है। और जमींदार 6 है वो जमींदारों के बारे में। और 7 और 8 है वो हमें जमींदारों के जातियों के बारे में बताती है। और घुड़सवार, पैदल, सिपाही मिस प्यादा और हाथी मिस फील सहित उनके फौज की जानकारी दी गई है। तो ये प्यादा, फील, इस प्रकार के जो वर्ड्स हैं उस टाइम फारसी लैंग्वेज थी उसके यूज किए गए हैं। चौथी और 5वीं किताबें हैं वो क्या है, किताबें भारत के लोगों के महजबी, साहित्यिक और सांस्कृतिक जो रीति रिवाज थे उनसे संबंध रखती है। इनके आखिर में अकबर की शुभ वचनों का भी एक संग्रह दिया गया है। तो हमने देखा कि जो आईन अकबरी भी है वो भी 5 पार्ट्स में डिवाइड है। तो हमने एक एक करके सभी को देखा। हमने देखा फिर 3 तक तो देखा, उसके बाद 4th और 5th के अंदर जो किताबें हैं उसके अंदर भारत के लोगों के महजबी रहन सहन, उनकी जो साहित्यिक और सांस्कृतिक जो रीति रिवाज थे उनसे संबंध रखती है। और लास्ट जो है वो अकबर के शुभ वचनों का एक संग्रह भी है। फिर भी जिन इतिहासकारों ने आईन अकबरी को बहुत ध्यान से रीड आउट किया है वो बताते हैं कि ये ग्रंथ क्या है, पूरी तरह समस्याओं से परे नहीं है। इनमें जो क्या है आंकड़े दिए गए हैं वो क्या है पूर्ण रूप से सही नहीं है, क्योंकि ये एक दूसरी मैन्युस्क्रिप्ट से नकल की गई। तो इन आंकड़ों में कुछ न कुछ डिफ्रेंशिएट हो गया, कुछ न कुछ अंतर पाया जाता है। तो इस प्रकार जो आईन है
उसके अंदर एक सीमा है कि इसके जो संख्यात्मक आंकड़े हैं उनके अंदर विषमताएं पाई जाती हैं। इन सब सीमाओं के बाद मतलब इतनी सब इसके अंदर जो कमियां हैं इनके बावजूद भी आईन अकबरी अपने आप में उस टाइम पीरियड का एक असामान्य और एक अनोखा डॉक्यूमेंट्स या दस्तावेज बन जाता है, जो अकबर की टाइम पीरियड के बारे में हमें ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देता है। तो इस प्रकार से हम निष्कर्ष रूप से देख सकते हैं कि अबुल फजल क्या है, एक विद्वान के साथ साथ एक हिस्टोरियंस भी थे। उसने क्या है अनेक पदों के ऊपर कार्य भी किया, साथ ही साथ उसने अकबर के कहने पर अकबरनामा लिखा और अकबरनामा से हमें क्या है बहुत सारे जानकारियां मिलती हैं। अकबरनामा क्या है जो इसके दो पार्ट्स हैं वो इतिहास के रूप में है, जो आईने अकबरी है वो तीसरा पार्ट है इसका। तो आईने अकबरी भी क्या है अकबरनामा का ही एक पार्ट है। जो आईने अकबरी है वो भी क्या है 5 पार्ट्स में डिवाइड है और इन पांचों पार्ट्स को यहाँ पर बताया गया है। तो आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। तो एक लाइक सब्सक्राइब तो बनता ही है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो टिल देन बाय। और अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मिलती हूँ।